एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री में भारत पर अरबों के आक्रमण पर हम चर्चा करेंगे और वो सभी पॉइंट्स पर कवर करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत पर अरबों ने कब आक्रमण किया और उसके पीछे क्या कारण रहे, उन सभी पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे और वो सारी वीडियोस आप देख पाएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो आपको पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का किस तरीके से आक्रमण हुआ और किस तरीके से ये भारत में प्रवेश किए और बाद में जाकर अरबों ने यहाँ पर किस तरीके से शासन की शुरुआत की और आखिर में जाकर जो मुस्लिम साम्राज्य है वो यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है वो दो आक्रमणकारी हुए, एक तो अरब आक्रमणकारी और दूसरे तुर्क आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए गए थे। तो दो आक्रमणकारी यहाँ पर आए। तो सबसे पहले अरब आक्रमणकारी आए, उसके बाद में तुर्क। अगर अरब की बात करें तो अरब आक्रमणकारी जब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई, मुस्लिम शासक यहाँ पर मुस्लिम धर्म आया, मुस्लिम धर्म के बाद में यहाँ पर जो खलीफाओं का शासन हुआ, देन उसके बाद में इन्होंने भारत में आक्रमण किए अपने मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार करने के लिए, स्थापना करने के लिए। देन उसके बाद में तुर्क आए और तुर्क में महमूद गजनबी से लेके मोहम्मद गौरी तक ने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद में यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन हम आज जो कंप्लीट करने वाले हैं वो करने वाले हैं अरब का आक्रमण। क्या अरब के देश ने किस तरीके से आक्रमण किया और उसके पीछे क्या कारण रहे, ये हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत जो होती है वो होती है 638 ईस्वी में, जब हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात में जब खलीफाओं का उदय होता है, यानी कि खलीफा जब आते हैं, देन उसके बाद में 638 ईस्वी से लेके 712 ईस्वी तक लगभग 74 वर्ष तक लगातार अरब आक्रमणकारी यहाँ पर भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किए और यहाँ पर लगातार आक्रमण होने के बाद में यहाँ पर आखिर में 712 ईस्वी में इनको सफलता मिलती है। टोटल 9 खलीफा, अगला पॉइंट जो है 9 खलीफाओं के द्वारा यहाँ पर 15 आक्रमण किए जाते हैं भारत के ऊपर, जिसमें कि 14 आक्रमण पर ये असफल होते हैं और एक जो आखिरी आक्रमण जो कि 712 ईस्वी में होता है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है, जो कि सिंध राज्य पर आक्रमण किया जाता है, उसमें ये सफल होते हैं। जो सफल आक्रमण था वो 712 ईस्वी में सिंध विजय पर शुरुआत होती है। इसमें 15वां आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम जब ये 17 वर्ष की आयु का था तब सिंध पर आक्रमण करके ये विजय पाता है। आइए अब समझते हैं कि सिंध पर जो आक्रमण हुआ वो आक्रमण की शुरुआत कैसे होती है। यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत से। तो मुस्लिम धर्म की जब शुरुआत होती है तो ये शुरुआत होती है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जब इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है, वो होता है 570 ईस्वी में। देन उसके बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। मुस्लिम एक नया धर्म यहाँ से जन्म लेता है। देन उसके बाद में ये मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसके बारे में पूरी पॉपुलैरिटी और लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं और 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात में फिर मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के लिए 632 ईस्वी मृत्यु के पश्चात में खिलाफत संस्थान का गठन किया जाता है। जब खिलाफत संस्थान का गठन होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है इस्लाम के उत्तराधिकारी का निर्णय करना, क्योंकि खिलाफत संस्थान जो काम करती थी वो काम करती थी इस्लाम जो धर्म, जो कि मोहम्मद हजरत साहब ने जिसको अपनाया उसके बाद में इसका प्रचार किया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी की जरूरत थी। तो उसके लिए खिलाफत जो संस्था थी उसका गठन किया गया। देन उसके बाद में हजरत मोहम्मद साहब के पहले दोस्त जो अबू बकर थे वो सबसे पहले उत्तराधिकारी बनते हैं इसके। देन उसके बाद में लगातार जो 4 खलीफा आते हैं 638 से 638 ईस्वी से, यानी कि जो 632 के बाद में जो खलीफा आते हैं वो लगातार जो 4 खलीफा होते हैं एक के बाद में एक,
वो हजरत मोहम्मद के रिश्तेदार होते हैं या फिर उनके दोस्त बनते हैं। देन उसके बाद में ये बात आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद में जो खलीफा एक के बाद में एक आते हैं, तो उम्मयदों और अब्बासियों के समय में, इनके काल में जब ये खलीफा बनते हैं, दो समुदायों में ये खलीफा बट गए थे। एक तो उम्मयदों और दूसरे अब्बासियों। तो अब्बासियों के काल में और उम्मयदों के काल में इस्लाम का जो विस्तार है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ा, और इन्होंने मिस्र, ईरान और अन्य देशों पर भी अपना कब्जा किया और वहां पर इस्लाम का विस्तार किया। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अब्बासियों के द्वारा ईरान की विजय सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है इनका। और ईरान पर विजय, जहां पे कि इससे पहले पारसियों का साम्राज्य था, पारसी समुदाय वहां पर राज करते थे, तो उन पारसियों को यहाँ पर हरा दिया, मतलब हार जाते हैं वो इनसे युद्ध के दौरान। देन उसके बाद में इनको यहाँ से निकलना पड़ता है, यानी कि या फिर दो काम होते हैं, कुछ पारसी जो कि वहां पर इस्लाम धर्म अपना लेते हैं, कुछ पारसी वहां से भागकर सिंध की तरफ में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद में जब सिंध पर प्रवेश करते हैं तो जो खलीफा थे, उन खलीफाओं ने आगे तरफ में अपना साम्राज्य का विस्तार किया और सिंध की तरफ में आगे बढ़े और आक्रमण करते रहे। जब सिंध की तरफ में आक्रमण करते हैं तो ये पारसी जो कि वहां से स्केप करके, जो कि मुस्लिम धर्म को इन्होंने अपनाया नहीं था, वो सिंध से भी आगे बढ़ते हुए भारत में, गुजरात में आकर बस जाते हैं। तो ये था पारसियों का इतिहास, कि पारसियों को किस तरीके से वहां से खदेड़ा गया, और खदेड़ने के बाद में कुछ पारसियों ने इस्लाम कबूला, कुछ पारसी वहां से भागकर सिंध की तरफ में आए, और सिंध के बाद में ये गुजरात में आकर बस गए। अब हम आगे चलते हैं। 632 से लेकर 638 ईस्वी तक जो खलीफा रहे, उन खलीफाओं ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान पर विजय प्राप्त की, जिसमें कि उम्मयदों और अब्बासी जो खलीफा थे, इन्होंने इस्लाम का विस्तार काफी बखूबी किया, और इन्होंने ही इसका विस्तार आगे बढ़ाया। तो इसमें अब्बासियों के द्वारा ईरान पर विजय पाई, और ईरान पर विजय के बाद में इसकी कहानी आगे बढ़ती है। अगर हम आगे की बात करें तो अब आता है जब ईरान पर विजय होती है, तब ये जब सिंध पारसी की तरफ में पारसी सिंध की तरफ में प्रवेश करते हैं, तो सिंध पर प्रवेश करने के बाद में ये जब आगे गुजरात की तरफ में बढ़ते हैं, तो इनका जो प्रवेश है ये शुरुआत होती है 636 ईस्वी से, भारत पर आक्रमण की शुरुआत होती है। और उस समय के जो खलीफा होते हैं वो खलीफा होते हैं उमर उस समय का खलीफा होता है। तो उसके काल में मुस्लिम नाविकों के द्वारा, यानी कि नाव के द्वारा यहाँ पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो आक्रमण में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। भारत के क्षेत्र में जो उस समय का के जो साम्राज्य था, जो यहाँ के राजे रजवाड़े थे, उन्होंने इनके अभियान को असफल किया। देन उसके बाद में फिर आगे बात बढ़ती है। जब आगे बात बढ़ती है तो देवल बलूचिस्तान में भी इन्होंने बाद में कई आक्रमण किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था, लगभग 74 वर्ष तक इन्होंने लगातार 636 से लेकर 712 तक, लगभग 74 वर्ष तक इन्होंने लगातार यहाँ पर आक्रमण किए, और उसमें आखिरी में 712 ईस्वी में ही इनको क्या सफलता मिल पाती है। तो इस बीच काल में देवल बलूचिस्तान पर कई आक्रमण किए गए, लेकिन नतीजा उनका क्या निकला था, असफल हुए, इनको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है। फिर आगे जो बात बढ़ती है तो 8वीं सदी, यानी कि जब सेवेंथ सेंचुरी की बात होती है 636, जब 8वीं सदी का पहला दशक, यानी कि 8वीं सदी का पहला दशक, यानी कि 710 के आसपास, 10 या 11 के आसपास, ठीक है ना, 10 के आसपास सिंध के प्रदेश के मरकान पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है ना, एक हल्का सा छोटा सा एक कस्बा होता है सिंध का, यहाँ पे की इनकी पहली विजय मिलती है, और जो विजय मिलती है उसका जो नेतृत्व किया है वो किया है अल हरी अल बहती के द्वारा, ये लीड करते हैं। और उसके बाद में ये मरकान पर पहली विजय पाते हैं कब, 8वीं सदी की पहले दशक में, यानी कि पहला जो दशक रहता है उस दशक के समय में सिंध के मरकान पर इनकी पहली छोटी सी विजय, छोटा सा क्षेत्र मरकान पर इनकी विजय मिलती है। और नेतृत्व याद रखिएगा, यानी कि जो लीड सेनापति होता है इनका वो होता है अल हरी अल बहती के द्वारा ये विजय मिलती है। उसके बाद में फिर आगे की शुरुआत जिस तरीके से होती है, वो अरब का जो पहला सफल आक्रमण अगर एक्चुअल में माना जाए तो वो
12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को ही माना जाता है, जो कि भारत पर प्रवेश करते हैं और लगातार जिस तरीके से एक के बाद में एक आक्रमण करते हुए ये आगे बढ़ता है और ये काफी बड़ा सिंध साम्राज्य पर ये अपना अधिकार जमा लेता है। तो उसी को हम समझेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि भारत पर अरब ने किस तरीके से आक्रमण किया। तो यहाँ पे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 17 वर्ष की आयु का होता है, अल हजाज जो कि वहां पर जो ईरान है, ईरान के जो खलीफा है उसके अंडर में ये काम करता है। अल हजाज जो उसका भतीजा होता है, साथ में अपनी बेटी का भी विवाह इसने उससे किया होता है, तो उसका दामाद भी है ये मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 17 वर्ष की आयु का है। ये अरब से सीधा भारत में आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष की आयु में इसने 712 ईस्वी में सबसे सफल आक्रमण किया और इसने यहाँ पर विजय प्राप्त की, और ये अल हजाज का भतीजा और दामाद है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 712 ईस्वी में अरबों का जो प्रमुख आक्रमण के जो कारण थे, वो कारण समझना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये जो आक्रमण कुछ ऐसे ही नहीं हुए, कुछ ना कुछ कारण ऐसे रहे जिस कारण से जो अरब के खलीफा थे वो क्रुद्ध हुए, जो कि गुस्से में आए, देन उसके बाद में इनको आक्रमण करना पड़ा। तो सबसे पहला कारण जो बताया जाता है वो बताया जाता है लंका के राजा के द्वारा अल हज्जाज जो कि वहां पे सेनापति होता है, ठीक है ना, उनके पास में जब लंका की द्वारा उनकी जो मुस्लिम व्यापारी होते हैं उनकी मृत्यु जब हो जाती है, देन उसके बाद में उनके जो अनाथ बच्चे यानी कि उनकी जो पुत्रियां होती हैं, उनकी जो बेटियां होती हैं, ठीक है ना, उनको वापस भेजते हैं, क्योंकि उनके व्यापारी जो मुस्लिम व्यापारी यहाँ पे व्यापार करने आते हैं, लंका के समय लंका जो कि श्रीलंका भारत के नीचे में वहां के राजा के पास में जब आते हैं तो वहां पे मुस्लिम व्यापारियों की मृत्यु के पश्चात में उनकी पुत्रियों को यहाँ पे वापस भेजा जाता है। लेकिन सिंधु नदी के तट पर समुद्री लुटेरों के द्वारा इनको लूट करना, ये पहला कारण बताया गया है। और अगला जो कारण है वो कारण है लंका के राजा के द्वारा इस्लाम धर्म अपनाया गया। ठीक है ना, पहला कारण जो कि मैंने आपको अभी बताया, जिसमें कि अल हजाज जो कि ईरान का एक सेनापति होता है, जिसका कि दामाद या भतीजा जो कि मोहम्मद बिन कासिम है, बाद में इसमें आक्रमण करता है, तो वही अल हजाज है जिसपे कि मुस्लिम व्यापारियों की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटियों को वापस भेजते हैं, लेकिन सिंध की नदी के तट पर समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिया जाता है। ये पहला कारण। दूसरा कारण था लंका के राजाओं के द्वारा इस्लाम धर्म कबूल लिया जाता है, और जब लंका का राजा इस्लाम धर्म कबूलता है यानी कि उसको अपनाता है, तो खलीफा को क्या वो सैनिक और कुछ उपहार भेजता है, यानी कि अपने द्वारा कुछ सैनिकों को और कुछ उपहार वहां से खलीफा के लिए भेजता है। लेकिन सिंधु के तट पर वहां पे लूट लिया जाना, ये दूसरा कारण बताया जाता है। और तीसरा जो कारण था वो सबसे ज्यादा सटीक कारण बनता है, जिसमें कि खलीफा के प्रतिनिधि द्वारा भारत से दासी व अन्य वस्तुओं की खरीद की जाती है। जब यहाँ पे खरीद की जाती है तो दाहिर राज्य के प्रमुख जो बंदरगाह है देवल पर, वहां पर समुद्र में जो लुटेरे उस समय वहां पर रहते थे देवल बंदरगाह में, उनके द्वारा उन सभी दासी हैं ये, उन सभी दासियों को और सारी जितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, माणिक रत्न जो भी साथ में लेके जाते हैं, वो उन सभी को देवल बंदरगाह के जो लुटेरे होते हैं वो लूट लेते हैं इसको। देन उसके बाद में वो खलीफा है, ठीक है ना, सिंध का उस समय राजा कौन होता है, राजा दाहिर, ठीक है ना, तो दाहिर से खलीफा के द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, लेकिन राजा दाहिर इसको अस्वीकार कर देता है और मना कर देता है कि हम ये क्षतिपूर्ति आपको नहीं देंगे। अंततः खलीफा बहुत ही ज्यादा क्रुद्ध हो जाता है और गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद में वो फाइनली ये डिसीजन ले लेता है कि सिंध पर आक्रमण किया जाए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने कि अगर सटीक कोई पॉइंट माना गया है तो वो आखिरी वाला ही माना गया है, जिसमें कि वास्तविकता से यही प्रमुख कारण था। और साथ ही साथ में इनका प्रमुख कारण जो रहा वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और लूट था, यानी कि इस्लाम का भी प्रचार करना था, अपने धर्म का भी प्रचार करना था, और उसके बाद में लूट भी इनका माध्यम रहा था। तो वास्तविक कारण ये भी माना जाता है। अगला पॉइंट, अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिंध के इतिहास को सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंध जो राज्य था उसका इतिहास क्या रहा। तो यहाँ पर
इतिहास में अगर बात की जाए, जब चीनी यात्री हेनसांग यहाँ पर भारत में आता है, हेनसांग जो कि राजा हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति जो वंश होता है, उस वंश का सबसे आखिरी राजा जो हर्षवर्धन है, उसके काल में जब चीनी यात्री भारत में आता है, तो उसके द्वारा जब वो आता है तो उसकी किताब में इसके बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय यहाँ पर हर्षवर्धन के समय में राय वंश का यहाँ पर शासन चलता था। ठीक है ना, तो वहां पर चीनी यात्री जो रायवंश का शासक था, तो वो क्या शूद्र शासक को यहाँ पर पाता है। शूद्र यानी कि निचली जाति का एक शासक यहाँ पर राज्य करता हुआ चीनी यात्री हेनसांग ने यहाँ पर पाया था। लेकिन उसके बाद में अगर हम बात आगे की करें, तो आगे यहाँ पर जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी के आसपास, देन उसके बाद में छोटे छोटे राज्यों में पूरे भारत का पतन हो जाता है और छोटे छोटे राज्य रजवाड़े यहाँ पर विभाजित हो जाते हैं, जो कि सामंतवादी यहाँ पर राज्यों की स्थापना हो जाती है। तो छोटे छोटे राजपूत, गुर्जर प्रतिहार, इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं। तो उसी तरीके से सिंध भी उस समय स्वतंत्र हो जाता है। जब सिंध स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एट द एंड जो शूद्र राजा था, इस पर हर्षवर्धन ने विजय पाई थी, और वो जो रायवंश था वो हर्षवर्धन के अंडर में ही काम करते थे, यानी कि इनके क्या थे, ये सामंत थे। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तब ये सिंध अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है और अपने आप को स्वतंत्र राज्य मानने लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे समझते हैं कि इसका जो अंतिम शासक होता है वो साहसी द्वितीय रहता है। किसका? रायवंश का अंतिम शासक साहसी द्वितीय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद में यहाँ का जो साहसी द्वितीय का जो ब्राह्मण एक मंत्री जो उसके अंडर में काम करता है, जिसका नाम होता है चाच, ध्यान रखिएगा, चाच के द्वारा यहाँ पर ब्राह्मण वंश की स्थापना की जाती है। जब ब्राह्मण वंश की स्थापना होती है, तो यहाँ से ब्राह्मण वंश की शुरुआत होती है, जो कि एक शाही वंश, ठीक है ना, शाही वंश के नाम से जाना जाता है, जो कि चाच, इनकी जो वंशावली है वो भी यहाँ पर सामने दिख रही है आपको। चाच के बाद में चंदर के बाद में दाहिर, ये 3 राजा यहाँ पर रहते हैं, जो कि चाच वंश के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, तो सबसे आखिरी राजा जिसके साथ में मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध होता है, वो दाहिरी होता है, और इसी के समय में अरबों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये थी पूरी सिंध राज्य की वंशावली की। सिंध राज्य की का एक्चुअल में जो यहाँ पर वंश था वो कौन था। देन उसके बाद में आखिर में जो ब्राह्मण मंत्री जो कि साहसी द्वितीय के समय में रहता है, वो यहाँ पर ब्राह्मण वंश की शुरुआत करता है। इसको हटाने के बाद में साहसी द्वितीय जब खत्म हो जाता है, हट जाता है, ठीक है ना। देन उसके बाद में चाच के बाद में चंदर उसका पुत्र, उसके बाद में उसका पुत्र दाहिर यहाँ पर राज करता है, जिसके समय में अरबों ने यहाँ पर आक्रमण किया। आगे चलते हैं। अब बात चलती है अरबों के आक्रमण की, ठीक है ना। अब वापस आते हैं अपन मोहम्मद बिन कासिम का जो अभियान होता है, जो कि 712 ईस्वी में ये आक्रमण करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मरकान के रास्ते, क्योंकि सबसे पहले, ठीक है ना, अगर बात करें तो 7वीं शताब्दी के पहले दशक में मरकान पर विजय पाई थी अरबों ने। देन उसके बाद में वहीं से आगे प्रवेश करता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम, और वहां से प्रवेश करते हुए देवल जो कि एक बंदरगाह होता है, उस पर यह आक्रमण करता है। देवल पर आक्रमण करने के बाद में ये 712 ईस्वी में वहां पर दाहिर का भतीजा, जो कि दाहिर का क्षेत्र होता है, तो दाहिर का भतीजा जो देवल का किला होता है वहां पर उसको संभालता है, और वहां पर उस क्षेत्र पर ये अपना शासन चलाता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर दाहिर के भतीजे को हरा देता है और उसकी यहाँ पर विजय होती है। तो ये इसकी पहली विजय होती है, जो कि मरकान के रास्ते ये देवल पर आक्रमण करता है और बहुत बुरी तरीके से ये भतीजे को हराता है। फिर अगला जो अभियान होता है वो देवल विजय के बाद में निरून अभियान होता है, जो कि इसका सेकेंड अभियान होता है। पहला अभियान, दूसरा अभियान, निरून की तरफ में आगे बढ़ता है। वहां पर बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ पर शासन होता है, यानी कि बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे। तो बौद्ध भिक्षु यहाँ पे की बड़ी आसानी से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हिंदू राजा, जो कि ब्राह्मण राजा था, राजा दाहिर, जिनका की सहयोग बौद्ध भिक्षुओं को नहीं मिलता था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, और वो हिंदू ब्राह्मण राजा था जो था दाहिर राजा। तो कहीं ना कहीं इनके साथ में कटुता की भावना देखते हुए बौद्ध भिक्षुओं ने जो मोहम्मद बिन कासिम था, इनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया और वेलकम किया,
और अधीनता स्वीकार कर ली। तो कहीं ना कहीं पे इनको भी अपने जो बौद्ध धर्म था उसमें कहीं ना कहीं पे इनको फेवर लेने की जरूरत मिल रही थी, तो फेवर ने इनको एक्सेप्ट कर दिया मोहम्मद बिन कासिम को और आगे बढ़ने दिया। उसके बाद में अगला जो विजय अभियान होता है वो निरुण विजय के बाद में, क्योंकि निरुण जो कि बौद्ध भिक्षुओं का ने अधीनता स्वीकार की थी, देन उसके बाद में सहवान की तरफ में ये आगे बढ़ता है। तो पहला अभियान जो कि देवल बंदर का, दूसरा अभियान निरुण का, और तीसरा अभियान जो था वो सहवान की तरफ में आगे बढ़ता है, जहां पे कि दाहिर का चचेरा भाई माजरा इसका शासन होता है और ये काफी विरोध होता है। काफी विरोध के बाद में युद्ध होता है, युद्ध के पश्चात में ये भी अपनी हार स्वीकार कर लेता है और अधीनता स्वीकार इसको करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो अरब आक्रमणकारी थे वो काफी ज्यादा कुशल और काफी शक्ति के साथ में आए थे। उनके जो सैनिक थे, उनकी जो सेना थी वो भारत के जो राजा दाहिर थे उनसे ज्यादा चतुर और उनसे ज्यादा कुशल सैनिक थे, जो कि तीर तीरंदाजी में माहिर थे और इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो आखिर में यहाँ पर जो चचेरा भाई है माजरा, ये भी विरोध के बाद में अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो अभियान है वो सहवान अभियान के बाद में चौथा अभियान जो होता है वो होता है रावर। रावर की तरफ में ये आगे कूच करता है। ये पूरा का पूरा जो अभियान है ये सिंध का ही अभियान होता है, कि सिंध जो राज्य था उसके जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उस पर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ता है। तो रावर अभियान की तरफ में यहाँ पर जो सिंध नदी के पास में राजा दाहिर का जो किला था, यानी कि दाहिर जो कि रावर में ही अपना राज्य चलाता था, उसके छोटे छोटे ये क्षेत्र थे जिसपे कि उनके चचेरा भाई उसका भतीजा ये राज करता था। देन उसके बाद में सहवान पर आक्रमण करता है, सहवान में सीधे दाहिर से इसका युद्ध होता है और दाहिर से जैसे युद्ध होता है तो दाहिर यहां से युद्ध करते करते काफी ज्यादा इसको नुकसान उठाना पड़ता है और ये यहाँ से भाग खड़ा होता है और भागने के बाद में ये रावण में जाकर शरण लेता है। ठीक है ना, रावण में जाके इसने शरण ली और वहां पर भी जाके इसके क्या है, और युद्ध होने के बाद में ये 20 जून 712 ईस्वी में दाहिर की यहाँ पर हत्या कर देता है कौन, मोहम्मद बिन कासिम, और इसकी यहाँ पर युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। जब युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है, देन उसके बाद में अगला जो हमला होता है क्योंकि यहाँ पर जो राजा दाहिर है, दाहिर की पत्नी यहाँ पर रहती है मृत्यु के पश्चात में, जो उसकी पत्नी विधवा हो जाती है जिसका नाम होता है रानबाई, जो कि रावर की किले की रक्षा करती है। आगे बढ़ता है किले में, क्योंकि ये युद्ध होता है ये खुले क्षेत्र में होता है। देन उसके बाद में रावर के किले की तरफ में मोहम्मद बिन कासिम ने जैसी कूच की तो वहां पर रानबाई जो कि किले की रक्षा करती है, रक्षा करते करते ये अपनी सम्मान की रक्षा में इसने रानबाई जो कि राजा दाहिर की पत्नी होती है, इसने जोहर किया था 712 ईस्वी में। तो ये भारत का क्या पहला जोहर था, ये पहला जोहर के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का सबसे पहला जोहर जो कि सिंध के राजा दाहिर की पत्नी रानबाई के द्वारा किया गया था, जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की हत्या कर दी थी। देन उसके बाद में अपनी रक्षा, अपनी आत्मरक्षा के लिए रानबाई ने यहाँ पर जोहर किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो कदम होता है इसका वो आगे बढ़ता है, ये ब्राह्मणाबाद का अभियान करता है ये। ठीक है ना, जब रावण के अभियान पर इसे विजय मिलती है, देन उसके बाद में ये ब्राह्मणाबाद की तरफ में आगे बढ़ता है, यहाँ पे कि दाहिर का पुत्र जय सिंह का शासन होता है। भीषण युद्ध होता है वहां पर जय सिंह के साथ में, लगभग 20,000 सैनिक की यहाँ पर मृत्यु होती है और जय सिंह यहाँ पर हार जाता है और हारने के बाद में यहाँ से भाग खड़ा होता है। इसकी मृत्यु नहीं होती है, ये हारने के बाद में यहाँ से भाग खड़ा होता है और भागने के बाद में ये कहां पर सीधे के सीधे, ठीक है ना, कहां पर ये उस ब्राह्मणाबाद के बाद में ये वहां से भागने के बाद में ये आगे दूसरे क्षेत्र में जाकर बढ़ जाता है। लेकिन जब ब्राह्मणाबाद पर कासिम का कब्जा हो जाता है तो वहां पर दाहिर की दूसरी पत्नी, दाहिर की दो पत्नियां होती हैं, एक रानबाई और दूसरी पत्नी लाड देवी रहती है यहाँ पर।
दूसरी पत्नी यहाँ पर रहती है, और साथ में लाड देवी यानी कि उसकी दूसरी पत्नी के साथ में जो 2 पुत्रियों को जन्म दिया था, 2 पुत्रियां होती हैं जो कि काफी ज्यादा वयस्क होती हैं, ठीक है ना, सूर्या देवी और परमाल देवी, ये वहां पर रहती, तो इनको बंदी बना लेता है वो लाड देवी को, जो कि उसकी पत्नी दादा राजा दाहिर जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको बंदी बनाता है, क्योंकि यहाँ से जो उसका पुत्र होता है जिसने यहाँ पे शासन करता है जय सिंह, वो यहाँ से परास्त होता है और हार जाता है। देन उसके बाद में लाड देवी को यहाँ पर कब्जा करते हैं, यहाँ पे बंदी बनाता है, और उसकी दोनों पुत्रियां सूर्या देवी और परमाल देवी, इनको भी यहाँ से बंदी बना लेता है। आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद में अगला अगला जो अभियान होता है वो ब्राह्मणाबाद की जब विजय हो जाती है, आलोर का अभियान होता है। जब आलोर की तरफ में आगे बढ़ता है तो यहाँ पर उसका दूसरा पुत्र राजा दाहिर का दूसरा पुत्र का यहाँ पर शासन होता है। नतीजा यहाँ पे भी राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम की क्या विजय होती है। यहाँ पे भी दूसरे पुत्र के साथ में काफी घनघोर युद्ध होता है, और युद्ध के पश्चात में इसको भी अपने घुटने टेकने पड़ते हैं, अपनी तलवार को नीचे झुकाकर मारना पड़ता है, और यहाँ पर मोहम्मद कासिम इस आलोर अभियान में भी विजय प्राप्त करता है। आलोर अभियान के बाद में फिर वो आगे बढ़ता है मुल्तान की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए साबित होता है। 713 ईस्वी में, ठीक है ना, मुल्तान पर उसमें आक्रमण किया, वहां पर विजय पाई, और विजय पाने के बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी प्राप्ति होती है, यहाँ पे अत्यधिक सोने यानी कि सोना प्राप्त होता है, यहाँ पर सोने के भंडार प्राप्त होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर प्राप्त सोने के बाद में इस नगरी को स्वर्ण नगरी के नाम पर भी जाने जाना लगा। यानी कि यहाँ से सबसे अधिक सोना लूट के वो यहाँ से लेके जाता है, और सबसे ज्यादा सोना मिलता है यहाँ से, कहाँ से, मुल्तान। 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है, और जो कि सिंध का एक प्रमुख नगर के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर विजय प्राप्त होती है, और उसके बाद में ये आगे फिर बढ़ता है। अगली अगली जो विजय होती है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा कन्नौज की विजय की तरफ में जाता है, ठीक है ना। कन्नौज की जब विजय होती है तो यहाँ पे अबू हाकिम के अधीन, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम अपने एक सिपह सालार या फिर एक सेनापति जो उसके साथ में काम करता है, उसके अधीन एक विशाल अश्वरोही सेना ये भेजता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का पूरा अभियान था, जो कि भारत पर अरबों के आक्रमण के रूप में जाना जाता है, और उसके बाद में ये यहाँ पर इसका जो अरबों का आक्रमण है यहाँ पे रुक जाता है। देन उसके बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं पे इसका जो विजय अभियान है वो रुक जाता है अरबों का, और उसके बाद में ये यहीं पे आकर सिमट जाते हैं, यानी कि सिंध से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं पे इनकी सेना कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसके बाद में उत्तर भारत में जो गुर्जर प्रतिहार और जो अन्य राजपूत थे वो रोक देते हैं, और उसके बाद में ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इनका राज्य सिंध तक ही सिमट कर रह जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम की विजय के बताए, जिसमें कि 712 ईस्वी से लेकर 713 ईस्वी यानी कि 1 वर्ष के अंतराल में इस पर सिंध पर विजय प्राप्त करता है ये मोहम्मद बिन कासिम। तो ये था पूरा का पूरा अरबों का आक्रमण, जो कि भारत में सबसे पहला आक्रमण कहलाया। देन उसके बाद में अगला जो आक्रमण होता है वो तुर्कों का आक्रमण होता है, जो कि महमूद गजनबी अपने साम्राज्य विस्तारवाद नीति के तहत धन लूटने के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, जिसमें कि मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि महमूद गजनबी किस तरीके से भारत में प्रवेश करता है, और कैसे वो 17 आक्रमण करता है, और कहां कहां पर वो लूट करके आगे प्रवेश करता है, और भारत वापस वो अपने गजनी साम्राज्य को विस्तारित करता है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लगातार इसी तरीके के वीडियोस मेरे चैनल के द्वारा देखना चाहते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।